हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप लोग को पता चला होगा कि अब परीक्षा आपकी क्या है, बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। क्या परीक्षा में अब केवल कितने समय बचे हैं? तो लगभग 2-3 महीने बचे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी तैयारी को शुरू करनी है। और अपनी तैयारी को शुरू करना ही नहीं, अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाना है। क्या अपनी तैयारी को शुरू ही नहीं करना है, अपनी तैयारी को इतना अच्छा बनाना है कि आप कितना ला सकें तो 90 से प्लस आ सके। ठीक है, तो आपकी तैयारी को हम और भी अच्छा करने के लिए लेके आए हैं चैप्टर 5, मतलब कि कक्षा 10 का चैप्टर 5, जिसमें दिया है क्या, तत्वों का आवर्तीय, ठीक है, वर्गीकरण। क्या? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। उस चैप्टर में आपके जो प्रश्न बने हुए हैं, क्या, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपका पूछा जाता है कि क्या होता, मतलब कि कहा जाता है कि उसमें छोटे छोटे प्रश्न दे दिए जाते हैं और कहे जाते हैं इसका जवाब 500 वर्ड में, या मतलब 50 वर्ड में, सॉरी 50 वर्ड में दीजिए। ठीक है, तो आप बड़े क्वेश्चन को, बड़े प्रश्न पे एकदम अच्छे से फोकस करके जाते हैं, मतलब अपने तरीके से एकदम अच्छे से तैयार करके जाते हैं। तो छोटे में थोड़ा सा ये रहता है कि आपको यही 50 प्रश्न देने होते, 50 वर्ड में जो देने होते हैं उसका आंसर, वो 50 वर्ड के लिए आप क्या करते हैं कि सोचते रहते हैं कि कितना लिखें कि 50 वर्ड हो जाए, कितना लिखें कि इसका सही आंसर मिल जाए। तो छोटे प्रश्नों में आपको क्या लिखा जाता है, केवल इतना ही लिखा जाता है कि उसका आंसर जो पूछ रहा है बस उसी को आप दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या लेके आया है, तत्वों का, ठीक है, क्या, आवर्तीय वर्गीकरण चैप्टर से सब्जेक्टिव प्रश्न, मतलब कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न करके पूछे जाते हैं, मैंने वही प्रश्न लाए हैं जो आपके परीक्षा के बेसिस से, ठीक है, क्या, हर बार पूछे गए हैं, हर परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। मतलब जैसे ही वीडियो लोग देखते हैं या फिर पूछते, तुरंत पूछते हैं कि ये किस बोर्ड के लिए काम आएगा। तो ये प्रश्न ऐसे हैं कि आप किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसको देखेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इस चैप्टर में आपको बताया गया है क्या, कि जो आप ले रहे हैं कि उसमें चैप्टर का नाम में ही दिया है क्या, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, मतलब कि तत्वों को बांटने का तरीका। उस, ठीक है, चैप्टर में आपको केवल क्या बताई गई है, तो आवर्त सारणी का नाम सुना होगा। ठीक है, आवर्त सारणी के बारे में बताई गई है कि आवर्त सारणी क्या होती है, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या होती है, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या क्या होती है, आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी होती है। आवर्त सारणी में ही हम जब लेफ्ट टू राइट जैसे रास्ते पे चलते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से जब हम आवर्त सारणी में भी अगर चलने का क्रम देखा जाए, तो अगर हम क्या करते हैं कि बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, क्या, बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, तो क्या उसकी त्रिज्या बढ़ती है या फिर उसमें विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। ये सब चीजें इसी चैप्टर में आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर में बस जानना है किसके बारे में, तो आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी जानना मतलब कि पूरा जितना केमिस्ट्री पूरा डिपेंड है तो किस पे है, तो आवर्त सारणी पे ही है। ठीक है, आवर्त सारणी के अगर आपको अच्छे से एलिमेंट याद है, आवर्त सारणी में आपको चलने का क्रम पता है कि कब किधर जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, कब किधर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, कब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि यस ब्लॉक का तत्व है, कौन पी ब्लॉक का तत्व है, कौन डी ब्लॉक का तत्व है, कौन एफ ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, तो उसमें ये कहा जाता है, ठीक है, कि सबसे पहला प्रश्न मैंने आपसे यही पूछा था कि आवर्त सारणी में कितने तत्व पाए जाते हैं। क्या आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं या पाए जाते हैं? तो ठीक है, आवर्त सारणी में आपको 118, मतलब इस समय जो चला है, ठीक है, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आपके 118 कितने, कि 118 वर्ग, ठीक है, 118 तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद वही आवर्त सारणी में मैंने दूसरा प्रश्न ये कहा था कि उसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है। क्या आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आपको वर्गों की संख्या बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, आवर्त सारणी के बारे में जानना होगा। तो उसी आवर्त सारणी में आपके वर्गों की संख्या कितनी है,
18 है। कितनी है? तो 18 है। उसके बाद उस आवर्त सारणी में आपका आवर्त जो होता है, क्या आवर्त जो होता है वो कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी जैसे कि अगर मान लेते हैं हम, हमारा ये इस प्रकार से सारणी बनी हुई है, क्या इस प्रकार से सारणी बनी हुई है, और यहाँ इसके बाद यहाँ आपके यफ ब्लॉक हैं। ठीक है, तो ये सारणी में आपको बताया जाता है कि यहाँ जो खंबा टाइप का बना है ये आपका यस ब्लॉक होता है, ये जो है वो आपका पी ब्लॉक होता है, और ये जो है डी ब्लॉक होता है, और ये जो नीचे हुआ, ठीक है, वो आपका यफ ब्लॉक होता है। मतलब ये बताया गया है कि आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, इसमें अगर ये ऐसे क्या खड़ी वाली लाइन अगर ऐसे खींची हुई है, ठीक है, तो यही लाइन खड़ी वाली कितने भागों में है? तो आपका कितने भागों में है? तो आपका 18 में है। और उसके बाद 18 ये खड़ी लाइन है, मतलब जिसको मैंने वर्ग बताया है। ठीक है, उसके बाद जो आपके आवर्त होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। मतलब कि आवर्त कहने का मतलब कि इस तरफ से जब आप देखेंगे, किस तरफ से? तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली ग्रीन वाली दिख रही है, तो ये ग्रीन वाली लाइन आपको क्या बता रही है? आवर्त बता रही है। तो इस प्रकार से आपके जो लाइनिंग अगर पट ऐसे करके बने होंगे वो आपके आवर्त होते हैं, और इस प्रकार से जो खड़ा वाली लाइन होगी ऐसे खंभे की तरह क्या होगा? तो खड़ा होगा, वो आपका क्या बताता है? तो वर्ग बताता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये पता चला कि आवर्त सारणी में क्या है? वर्गों की संख्या 18 होती है, आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है, और इसमें जितने तत्व रखे गए हैं वो टोटल कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ये पूछा था कि आवर्त सारणी में जब हम क्या यहाँ से इधर की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्या बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या हमारी त्रिज्या बढ़ती है या घटती है? ठीक है, तो हम बताएंगे क्या कि जब हम पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, क्या बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, तो त्रिज्या क्या होती है? घटती है। त्रिज्या क्या होती है? तो घटती है। लेकिन क्या बढ़ता है? तो उसमें जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, ठीक है, क्या विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो बढ़ती है। उसके साथ साथ जब हम ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब कि ऐसे आए, क्या ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो आपका क्या बढ़ता है? तो साइज इंक्रीज होती है, मतलब कि उसकी त्रिज्या बढ़ती है, और उसके साथ साथ जस्ट उसका उल्टा जो मैंने बताया था क्या कि विद्युत ऋणात्मकता वहां बढ़ती है, तो यहाँ क्या होगी? अब घटेगी। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में यही बताया गया है। और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन आपसे जो पूछा गया है केवल इतने ही पे आपके प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन वो जो रखे गए एलिमेंट है, ठीक है, तो रखे गए एलिमेंट को किस बेसिस पे यहाँ, मतलब कि यहाँ रखा गया है, यहाँ रखा गया, किसी को यहाँ रखा गया, क्यों नहीं ऐसा किया गया कि सबको एक ही में मिला के रख दिया जाए? ऐसा क्यों किया गया कि सबको अलग अलग बांट दिया गया? तो जब तत्वों का, ठीक है, परमाणु क्रमांक मिला, तो परमाणु क्रमांक में जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए, क्या जैसे जो पीरियोडिक टेबल की खोज करने वाले वैज्ञानिक है मेंडलीफ, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अगर उनके पास क्या था? तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक था, ठीक है, तत्वों के पास इलेक्ट्रॉन था, तो वो इलेक्ट्रॉनों का क्या किए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो पाया कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन या तो यस में जा रहा है, या तो पी में जा रहा है, या तो डी में जा रहा है, या एफ में जा रहा है। तो जो तत्व पी में जाता था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे, उसको उन्होंने पी ब्लॉक में रख दिया, और जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर यस में जा रहा था तो उन्होंने यस ब्लॉक में तत्वों को रख दिया, जब डी में पाया तो उसको डी में रख दिया, जब एफ में पाया तो उन्होंने एफ ब्लॉक के एलिमेंट का नाम दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आपसे पूछा गया प्रश्न क्या है, देखते हैं कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व का नाम एवं परमाणु संख्या क्या है? क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है,
तो इस तत्व का नाम एवं परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आप दिया हुआ है तो इसको अगर टोटल आप ऐड कर लेते हैं, क्या टोटल पूरा जोड़ देते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी पता चल जाएगी। जिससे आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चलेगी तो वही आपका जेड जो होता है वो ई के बराबर होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आपका क्या होता है परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, तो यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 2 और 8 और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 2 10 और 7 17, मतलब कि आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके पास कितनी है तो 17 है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि तो इस तत्व का नाम, ठीक है, तो इस तत्व का नाम एवं परमाणु संख्या क्या है। तो यहाँ से आप जब ने ई निकाल दिया तो आपको बताया जाता है कि ई बराबर में आपका क्या होता है तो जेड होता है। ठीक है, तो जितना आपको ई मिला है उतना ही आपको जेड प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जितना आपका ई है, ई कितना है तो 17 है, तो उसका ठीक है परमाणु क्रमांक भी कितना होगा तो 17 होगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होगा तो 17 होगा। अगर आपको एलिमेंट याद होंगे, क्या अगर आपको एलिमेंट याद होंगे, तत्व का नाम अगर याद होगा तो आप बता पाएंगे कि 17वें नंबर पे कौन सा तत्व आता है। ठीक है, तो आपका 17वें नंबर पे तत्व जो आता है वो क्लोरीन होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ देख लीजिए कि इसका आंसर क्या है कि परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। क्या उसमें दिया हुआ है, प्रश्न में ही क्या है दिया हुआ है, लिखा गया है क्या कि परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, अतः इसकी परमाणु संख्या क्या होगी तो 17 होगी। जैसा मैंने यहाँ आपको बताया है क्या कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना होगा 17 होगा, तथा इस तत्व का नाम क्या है तो क्लोरीन है। ठीक है, जब आप आवर्त सारणी को देखते हैं तो आवर्त सारणी में 17वें नंबर पे जो तत्व है उसका नाम क्या है तो क्लोरीन होता है। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब कर ले जाएंगे आप, ऐसे प्रश्न आएंगे तो इसमें आपको एलिमेंट लगभग, अगर आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो लगभग आपको 10 तत्वों के नाम उसके परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। ठीक है, अगर उतना भी कर लेते हैं आप तो आपको ये चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया गया है। क्या आधुनिक मतलब कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी, जो संशोधित आवर्त सारणी आई थी उसमें यही पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया गया है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। क्या करना है आपको कि पूछा जा रहा है कि जो आपका पहले जो आधुनिक आवर्त सारणी आई है उसके बारे में बताइए कि किस प्रकार से उसमें तत्वों को रखा गया है। उसके बाद इतना ही नहीं बताना है, अभी और बताना है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में क्या बाएं से दाएं, मतलब कि यहाँ से यहाँ जाना है, कहाँ से तो यहाँ से यहाँ जाना है, तब धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। क्या धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने लिखा क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, क्या आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके, क्या तत्वों के उनके परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। क्या तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर क्या किया गया है तो सजाया गया है। उसके बाद फिर आगे पूछा है आपसे कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, क्या बाएं से दाएं जाने पर, यहाँ पूछ यही बात है कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं, ठीक है, जब लेफ्ट टू राइट की आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्ति, क्या धात्विक प्रवृत्ति घटती है। क्या होती है तो धात्विक प्रवृत्ति घटती है। जैसे ही मैंने आपको बताया है
कि जब मैंने चैप्टर को शुरुआत में पहले ही जब मैं आई हूँ तो आपको आवर्त सारणी के बारे में बताई हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा है कि जो ऐसे चपटी लाइन होती है, मतलब कि जो क्षैतिज होती है, जो लेटी हुई होती है, वही आपकी क्या होती है, आवर्त होती है। क्या होती है, आवर्त होती है। तो उसी के बारे में आपसे पूछा गया है, कहा गया है कि आवर्त सारणी के, ठीक है, आवर्त सारणी के, वो भी आवर्त में, क्या तो आवर्त में जाना है, ना कि आपको वर्ग में जाना है। अगर वर्ग कहता तो ऐसे हम जाते, ठीक है, क्या वर्ग कहता तो आप खड़ी वाली लाइन में देखते, लेकिन आपसे पूछा है क्या कि आवर्त में बताइए। तो मैंने बताया है कि जो क्षैतिज की तरह, क्षैतिज पे मतलब कि लेटी हुई जैसे, ठीक है, तो क्षैतिज मतलब कि नीचे है, सतह पे है, तो सतह के जैसे है, तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो जब आप क्या करते हैं कि सतह पे देखते हैं, ठीक, तो उसमें आपसे यही पूछा गया है कि धात्विक गुण क्या होते हैं, तो बढ़ते हैं या घटते हैं, ठीक है। तो जब आप आवर्त सारणी में किसी आवर्त में, क्या किसी भी आवर्त में, जैसे 7 आवर्त आपके पास है, तो 7 में से किसी भी आवर्त में आप क्या करेंगे, दाएं से, सॉरी, बाएं से दाएं जाएंगे, कहाँ, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आपकी धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है, तो घटती है, ठीक है। धात्विक प्रवृत्ति कहने का मतलब कि धातु के गुण जो होंगे, क्या धात्विक प्रवृत्ति मतलब कि धातु के जो गुण होंगे वो उधर जाने के पे क्या होती है, तो कम होती है। वही आप देखेंगे जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, ये सब चीजें जो है वो आप देख पा रहे होंगे पीरियोडिक टेबल में कि आपके किधर होते हैं, तो बाएं तरफ स्थित होते हैं। लेकिन जैसे ही आप पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में जाते हैं, क्या पीरियोडिक टेबल में जब आप राइट साइड जाते हैं तो उधर अधातु स्थित होते हैं। पी ब्लॉक में अधिकतर क्या है, तो अधातु ही स्थित है। तो इधर धातु है और इधर क्या है, अधातु है। तो जब इधर से आप उधर की तरफ जा रहे हैं, क्या लेफ्ट से जब राइट की तरफ जा रहे हैं, तो उधर आपको पता है कि क्या है, उधर क्या है, तो अधातु है, और इधर क्या है, तो धातु है, ठीक है। तो इधर से जब आप अधातु की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी बताइए धात्विक प्रवृत्ति क्या हो रही है, कम हो रही है कि नहीं हो रही है, यहाँ है तो अधिक है, क्या इधर की तरफ मतलब कि मेरे हाथ के इस साइड में है तो अधिक है, लेकिन जब ये हाथ इधर की तरफ जा रही है तो ये किधर की तरफ जा रही है, अधातु की तरफ जा रही है। तो इधर जब अधातु की तरफ पहुंच रही है तो धात्विक प्रवृत्ति क्या हो रही है, इसकी कम हो रही है, क्या हो रही है, तो कम हो रही है। वही बात आपसे पूछी गई है कि जब आप आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में, क्या किसी भी आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाते हैं, क्या बाएं से दाएं जाते हैं, तो धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है। तो अब पता चला कि जब आप क्या करेंगे, कोई भी आवर्त में आप, ठीक है, अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो उसकी धात्विक प्रवृत्ति क्या होगी, तो घटती है, क्या होती है, तो घटती है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? आई होप ऐसा होगा, मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। आप लोगों को अगर ना समझ में आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, प्रश्न क्या है, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, ठीक है। मैंने यही बताया है आपको कि मेंडलीव का जो आवर्त नियम होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो आवर्त सारणी के बारे में मैंने आपको बताया है पीछे कि जो आवर्त सारणी का खोज किया है वो कौन किया है, तो मेंडलीव ने किया है। कौन किया है, तो मेंडलीव ने किया है, ठीक है। तो वही आपका मेंडलीव का नियम मतलब आवर्त नियम पूछा है कि आवर्त सारणी में जो मेंडलीव नियम जो आवर्त सारणी बनाया है मेंडलीव ने, वो किस बेसिस पे बनाया है, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है क्या कि इस नियम के अनुसार, क्या मतलब कि आवर्त नियम के अनुसार, ठीक है, क्या आवर्त नियम के अनुसार यही चीज है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्तीय फलन होते हैं। क्या इसमें बताया गया है कि इस नियम के अनुसार, मतलब कि आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, अगर किसी भी चीज को देखते हैं, ठीक है, तो किसी भी चीज के आपके 2 गुण पाए जाते हैं। मतलब हम ही लोगों में अगर देखा जाए तो हम लोग के पास भी 2 गुण होते हैं। एक तो ये होता है कि सच बोलेंगे या तो झूठ बोलेंगे,
और यही नहीं है, या तो अच्छे लगेंगे या तो खराब लगेंगे। मतलब कभी भी एक चीज को अगर मेन मानेंगे तो उसके जैसे, अगर यहाँ नहीं समझे तो एक ले सकते हैं क्या, सिक्का, सिक्का के दो पहलू है कि नहीं, एक हेड होता है एक टेल होता है। उसी प्रकार से कोई अगर गुण चलता है केमिकल में, ठीक है, मतलब रासायनिक में, तो वहां एक आपका फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टी भी बताई जाती है, ठीक है क्या, एक भौतिक गुण भी एक रासायनिक गुण, ठीक। तो उसमें बताया जा रहा है क्या कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके क्या, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या, उनके जो परमाणु भार हैं, क्या, जो कोई भी तत्व ले रहे हैं तो उनका जो परमाणु भार है उन्हीं का वो क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कि जो आवर्त फलन में, ठीक है क्या, कि जो आते हैं वही उनके आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात फिर लिखा गया क्या, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्व एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं। मतलब कि जब समान गुण वाले तत्व, कहा गया है क्या कि जब आप तत्व को रख लिए हैं तो वो तत्व का जो परमाणु भार वाले, मतलब कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जब हम जा रहे हैं, ठीक है क्या, कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जब हम जा रहे हैं तो वो फिर यहाँ मैंने जैसे सोडियम को रखा तो यहाँ जाने के बाद फिर मैं जैसे फिर आती हूँ, फिर यहाँ जब खत्म होता है तो फिर ये अगले लाइन के लिए जब मैं आती हूँ तो यहाँ से खत्म होने के बाद फिर यहाँ जब पहुँचते हैं तो ये सोडियम के जैसे ही आपको उसी के गुण के जैसे आपको दूसरा भी एलिमेंट मतलब कि तत्व मिलता है। जैसे सोडियम लेते हैं, ठीक है, तो सोडियम के बाद आपके लगभग आ जाएंगे पोटेशियम, ठीक है, तो वहां पोटेशियम जब आ जाएगा तो पोटेशियम भी धातु होता है, सोडियम भी धातु होता है। तो यही बातें बताई जा रही है कि जो इसमें रखा गया तत्व है वो क्या करता है कि एक निश्चित अंतराल के बाद फिर उसी के गुण जैसे दूसरा तत्व भी मिलता है। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आया? इसमें कहने का मतलब क्या है, आवर्त नियम क्या होता है, तो जो उसके भौतिक क्या, जो उसके भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, क्या, जो उसके भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उन्हीं के परमाणु भारों के क्या होता है, वो आवर्ती फलन होता है। अर्थात वैसे नहीं समझ में आया तो दूसरी भाषा में फिर से मैंने लिखा है क्या कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्या, तत्वों के उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में क्या, उसके बढ़ते क्रम में जब लिख रहे हैं हम, ठीक है, मतलब कि जब बढ़ते क्रम में रख रहे हैं आवर्त सारणी में तो एक ऐसा अंतराल आ रहा है, एक ऐसा निश्चित अंतराल आ रहा है कि फिर उसी के गुण के जैसे आपका फिर दूसरा तत्व भी मिल रहा है। एक निश्चित अंतराल के बाद उसी के जैसा, ठीक है क्या, एक और तत्व मिल रहे हैं उसी के नीचे। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? फिर आगे देखते हैं क्या है प्रश्न। आगे प्रश्न में यही पूछा गया है क्या कि विकर्ण संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या, विकर्ण संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब जो विकर्ण संबंध, कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप अगर मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो पता होगा उनको कि एक ऐसे अगर मान लो क्या, एक ऐसे अगर वर्ग मान लेते हैं या फिर आयत ले लेते हैं, इसको जो बीच से कटा हुआ है, जो बीच से रेखा कोई काटी है वही रेखा आपकी क्या होती है, विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, तो विकर्ण कहलाती है। ठीक है, तो यही बात है, इसमें यही पूछा जा रहा है आपसे क्या कि इसमें विकर्ण संबंध क्या होता है। तो विकर्ण संबंध पे जो दिखाई दे रहा है, मतलब कि आपको यही बताया गया है क्या कि विकर्ण संबंध पे क्या होता है, तो टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसा पता चला होगा, लिखा है क्या कि आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्व अगले समूह तथा क्या, फिर से सुन लीजिए क्या कह रहा है इसमें कि आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्व, अगर आवर्त सारणी ले रहे हैं, ठीक है, तो आवर्त सारणी में पहला तो बस केवल एक ही हाइड्रोजन होता है, लेकिन कहाँ से शुरुआत करेंगे, ऐसा जब टिप्पणी लिखना है तो दूसरे आवर्त में, क्योंकि पहले आवर्त में एक यहाँ हाइड्रोजन होता है, उसके बाद एकदम लास्ट साइड में आपका क्या होता है, तो लिथियम होता है, सॉरी हीलियम होता है। तो मतलब यहाँ के बाद सीधा वही है, बीच में सब खाली होता है, तो वहां आपका विकर्ण
संबंध नहीं बन पाएगा, इसलिए मैंने दूसरे आवर्त को लिया है। ठीक, क्या कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त के तत्व अगले समूह, क्या अगले समूह तथा तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा जा रहा है? यही कि आवर्त सारणी में जब आप क्या ले रहे हैं, दूसरा आवर्त ले रहे हैं, क्या दूसरा आवर्त ले रहे हैं, फिर उसके बाद उसी के बाद जैसे ये दूसरा आवर्त ले रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा आवर्त लेने के बाद उसमें कहा जा रहा है कि जब समूह आगे की तरफ, मतलब ये पहला समूह हो गया और ये वाला दूसरा समूह होगा, आवर्त जैसे चल रहा है तो एक के बाद एक समूह आएगा ही आएगा, तो उसमें कहा जा रहा है यही बात कि जब अगले समूह तथा तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ क्या करते हैं कि गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। मतलब पहला जो ले रहे हैं हम वो दूसरा आवर्त है और उसके जस्ट नीचे ले रहे हैं वो तीसरा आवर्त है। क्या एक दूसरा आवर्त एक इसी के नीचे तीसरा आवर्त, जब दोनों को लेते हैं तो आगे की तरफ ऐसे क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या ऐसे तब आगे की तरफ वर्ग में समूह में जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये दोनों के ही गुण में क्या बताई गई है, समानता बताई गई है। मतलब विकर्ण जो प्रदर्शित कर रहे हैं उनके बीच के संबंध बताई जा रही है। ठीक, उसके बाद कहा जा रहा है कि चूंकि ये तत्व चूंकि ये तत्व विकर्ण पर स्थित होते हैं। विकर्ण मतलब यही मैं बताई हूं आप लोगों को, जैसे अगर वर्ग या आयत लेते हैं उसके बीच से जो काट रही है रेखा वही उस आकृति की क्या होती है, विकर्ण होती है। तो यहाँ कहा गया कि विकर्ण पर स्थित होते हैं, अतः इनके इस संबंध को विकर्ण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है क्या कि दूसरे आवर्त के पहले वर्ग का तत्व, क्या दूसरे हाँ सब्जेक्टिव, दूसरे आवर्त के पहले वर्ग का तत्व लिथियम तीसरे आवर्त के द्वितीय वर्ग के तत्व Mg के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। क्या अगर मैं दूसरे को ले रही हूँ, दूसरा आवर्त ले रही हूँ, दूसरा आवर्त में कौन सा तत्व, तो यलाई, कौन सा तत्व, तो यलाई। उसके बाद तीसरे आवर्त के द्वितीय तत्व, क्या तीसरे आवर्त के द्वितीय वर्ग। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ से दो आवर्त मैंने लिया, एक ये वाला आपका दूसरा आवर्त हो गया, ये वाला आपका तीसरा हो गया, एक आपका दूसरा हो गया, एक आपका तीसरा हो गया। तो जब मैं कहा जा रहा है कि पहले वर्ग, मतलब कि जब हम दोनों आवर्त को लिए तो यहाँ वाला जो है इसमें आपका जो लिया गया है एलिमेंट, ठीक है, क्या तो लिया गया जो एलिमेंट है तो यहाँ से मैंने एक पहले वाले को लिया है, ठीक है, लेकिन जब मैंने तीसरे आवर्त का लिया है तो तीसरे आवर्त का क्या, यहाँ से तीसरा ये पहला है और यहाँ ये द्वितीय को लिया गया। उसमें बताया गया है कि तीसरे आवर्त के द्वितीय वर्ग के तत्व Mg, यहाँ लिया गया है क्या, Li, और यहाँ पे Mg को जब देखा जाता है तो दोनों के गुण में क्या होती है, तो समानता होती है। बताइए, Li भी आपका क्या होता है, एक प्रकार से मेटल होता है, और Mg भी क्या होता है, एक प्रकार से मेटल होता है। तो यहाँ से अगर दोनों के बीच एक आकृति बनाई जाए, यहाँ से एक आकृति अगर बनाई जाए तो यहाँ से देख पा रहे हैं ये दोनों के बीच में एक विकर्ण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दोनों को बीच से अगर काटें, क्या दोनों को अगर बीच से काटें, या रेखा जो जा रही है उसमें तो काट रही है, तो दोनों को ही काट रही है। यहाँ से ऐसे जब चल रहा है तो ये दोनों को ही क्या कर रहा है, काट रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक विकर्ण बना, और यही विकर्ण संबंध आपका टिप्पणी लिखने के लिए बोला था। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ आपके लिए एग्जाम्पल भी लिखा है क्या, कि यहाँ एग्जाम्पल में मैंने लिखा है क्या कि जो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ समूह मैंने बताया है, समूह, ठीक है, यहाँ समूह स्थित है, उसके बाद दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त। उसके बाद उसमें कहा है मैंने कि जब ले रहे हैं तो अगर पहला आवर्त, जो दूसरा आवर्त है उसका पहला तत्व,
ये इसका पहला तत्व। उसके बाद कहा गया है कि दूसरे आवर्त मतलब तीसरा जो लेंगे उसके लिए क्या होगा कि जो दूसरा वर्ग लेना है हमको, पहला को छोड़ के दूसरा वर्ग को लेना है। तो जब दूसरे वर्ग को हम लेते हैं और दोनों के बीच में एक संबंध ऐसे लाइन दिखाते हैं, क्या एक लाइन दिखाते हैं, तो ये देख पा रहे हैं हम लोग कि यहाँ एक विकर्ण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और ऐसा नहीं है, मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया है, उसी प्रकार से आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं क्या कि जब आप दूसरे आवर्त के दूसरे वर्ग के तत्व ले रहे हैं, क्या दूसरे आवर्त के दूसरे वर्ग के तत्व ले रहे हैं, जैसे कि बीई, उसके बाद क्या कि तीसरे आवर्त के तीसरे वर्ग ले रहे हैं, क्या तीसरे आवर्त के तीसरे वर्ग को ले रहे हैं, तभी भी वहां भी तत्व आपस में क्या करते हैं, तो विकर्ण संबंध दिखाते हैं या फिर उन तत्वों के बीच एक समानता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए बीई जो है वो एल्युमिनियम के साथ होता है, उसके बाद जो बोरान होता है वो सिलिकॉन के साथ क्या करता है, गुणों के बीच समानता दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। फिर आगे देखते हैं क्या है आगे प्रश्न में। ठीक है, ये आपका प्रश्न जो होगा वो लास्ट होगा। इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि 17Cl35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा आवर्त सारणी में इसका स्थान भी लिखिए। क्या 17Cl35 का यहाँ दिया है, 17 क्लोरीन का मतलब वो जो नीचे दिया है ये परमाणु क्रमांक दिया है, और ऊपर जो दिया है उसका क्या दिया है, तो भार दिया है। ठीक है, का पूछा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा आवर्त सारणी में इसका स्थान भी लिखिए। अभी पीछे आप लोग देखें, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो नहीं बता सकते हैं। इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, पीछे जो पहला प्रश्न था उस प्रश्न में आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि इस तत्व का क्या करना था आपको, ये जो दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसी को आपको बताना था कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा और ये किस तत्व का है। ठीक है, तो यहाँ के बाद आप अगर ठीक है क्या करते हैं कि अगर इसका जवाब देना चाहें तो पहला वाला आंसर जैसे आपने देखा था सेम उसी प्रकार से है, उसमें आपको प्रश्न में दिया था और यहाँ उसको जवाब में मतलब कि उसका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि 17 क्लोरीन 35 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि आपको क्या करना है, आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है तो क्या करेंगे, आप पहले बोरबरी का नियम को जानते होंगे। बोरबरी के नियम के हिसाब से आपको यही बताया गया था क्या कि कैसे करना है। तो पहला जो आपका ऐसे यहाँ नाभिक है तो पहले वाले में क्या पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, दूसरे वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तीसरे वाले कोष में ऐसे करके 18 2 8 18 18 32 64 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को रखे जाते हैं। बोरबरी ने बताया था। ठीक है, अगर ये नहीं पता है तो बोरबरी ने ये अपना एक नियम भी दिया था क्या 2n², इस पे आप इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपको दिया है कि 17 इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है तो भरना है, जब 17 इलेक्ट्रॉन को, तो जब आप 17 इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं तो पहले में कितना रखना है, आपको केवल 2 रखना है। पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, तो 2 रखना है। तो आपके पास जब 17 इलेक्ट्रॉन है तो 2 रखें। फिर आपको पता है कि दूसरे वाले में कितना रखना है, 8 रखना है। ठीक है, तो 2 और 8 रखें तो कितना हो गया, 2 और 8 मिलाकर 10 हो गया। अभी आपके पास अभी 7 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं। तो फिर क्या करेंगे कि तीसरे वाले में क्या करेंगे, आप तीसरे वाले में फिर से इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। तो जब तीसरा वाले में इलेक्ट्रॉन में रखने का मतलब है कि लगभग आपको 18 रखने हैं, लेकिन आपके पास केवल कितने हैं, आपके पास केवल कितने हैं, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास 7 हैं। ठीक है, तो जब 7 हैं तो जितना है आपको उतना ही रखना है। ऐसा नहीं है कि उसमें 18 रखने हैं या फिर 8 रखने हैं तो आप कहीं और से ला के फिर वहां इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, ऐसा नहीं है। जितना आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसी इलेक्ट्रॉन को उसमें रखा जाता है। ठीक है, तो वहां से जब आपने रखा तो पहले में 2 रख दिया, क्या पहले में 2, उसके बाद दूसरे में 8, उसके बाद 7 बचा है तो 7 को आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है,
और यहाँ से नहीं समझ में आया तो बोरबरी का नियम अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो अगर n के जगह पे 1 रखा जाए, क्या n के जगह पे अगर 1 रखते हैं तो उसका जब होल वर्क करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 2 से जब गुणा कर देंगे 1 में तो कितना आएगा, 2 आएगा। उसी प्रकार से n के जगह पे हम कितना रखें, तो 2 रखें, तो यहाँ देख पा रहे हो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। उसी प्रकार से अगर तीसरा रखना चाहे तो n के जगह पे क्या करें, 3 रखें, तो 3 तिली के 9 दूना 18। सेम ऐसे ही करके रखा गया है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो उस प्रकार से आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कर लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद पूछा है आपसे क्या कि आवर्त सारणी में इसका स्थान भी लिखिए। मतलब कि ये पूछा गया है कि जो क्लोरीन 17 है वो आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है, ठीक है। जैसे ये पूछा जाता है कि आप है, तो आपका अगर घर पूछा जाए आपका घर कहाँ है, तो आप अपना प्रॉपर स्थान बताते हैं ना कि मैं इस जगह पे इस घर में, मकान संख्या बता देते हैं कि मैं रहती हूँ या रहता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से ये है जो क्लोरीन 17 है, तो क्या यही पूछा जा रहा है क्लोरीन 17 कहाँ स्थित है आवर्त सारणी में, ठीक है। तो फिर इसके बाद देखते हैं क्या, चूंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तीसरे कोष सम्मिलित है। क्या, जब मैंने आपको दिखाया है तो ये देखिए ये पहला और ये दूसरा और ये क्या है तीसरा, ठीक है। तो बताया गया है यही कि जो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो ये तीसरे कोष में क्या हो रहा है, तो सम्मिलित हो रहा है, मतलब तीसरे कोष तक इसके इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, ठीक है। तथा इसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देख पा रहे होंगे कि अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद अतः 17 क्लोरीन के ऊपर 35 जो दिया है 35 आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त के सप्तम ए वर्ग में स्थित है। क्या यही बताया जाएगा उसको कि ये जो संख्या दी हुई है 3, ठीक है, ये जो 3 दी हुई है ये आवर्त की संख्या को बता रही है, ठीक है, कि ये जो किस आवर्त में स्थित है, तो तीसरे आवर्त में स्थित है, ठीक है, तीसरे आवर्त में स्थित है। उसके साथ साथ आपको ये बताया गया है कि ये सप्तम ए वर्ग में स्थित है, ठीक है। तो वर्ग जो आपके बांटे गए हैं, तो ठीक है, वो 18 कैसे हुए हैं, तो उसको बांटा गया फर्स्ट ए फर्स्ट बी में, सेकेंड ए सेकेंड बी में, उसी क्रम में ऐसे करके बांटा गया है, ठीक है। तो 7वें के ए वाले में ये क्या क्लोरीन स्थित है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर जहां तक किसी को ना समझ में आए, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, ठीक है, वहां से हमसे पूछ सकता है, ठीक है। सभी को ये जो प्रश्न आए हुए थे, क्या ये सभी प्रश्न जो आए हुए थे बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, ऐसा नहीं है कि एक बार पूछा गया, बहुत सारे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। तो यही क्वेश्चन आपके जो हर बार पूछे गए, ये 5 प्रश्न देख रहे होंगे कि क्लोरीन वाली जो है बात, क्लोरीन वाली बात देख रहे हैं आप, 2 जगह पूछिए, वो भी घुमा के, एक जैसे नहीं, क्या दोनों जगह पूछा है लेकिन घुमा के, बात वही थी। अगर वहां से आप समझ पाए होंगे तो दोनों प्रश्न का जवाब दे सकते थे, ठीक है। सभी लोगों का थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। आप लोग क्या करें, ऐसे ही पढ़ते रहे, वीडियो देखते रहे। अगर पीछे की जो बातें हैं, मैंने इसके ये चैप्टर 5 के मैंने आपको बहुविकल्पी भी प्रश्न कराए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फिर आप चाहे तो उस वाले भी लेक्चर को देख सकते हैं और वहां से अपने क्या कर सकते हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।